बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज बात करेंगे बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर। और ये बांग्लादेश की जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या इसके कोई असरात, चाहे वो अगर हम मुस्बत असरात कहें या मनफी कहें, क्या पाकिस्तान पे भी पड़ेगा? और जिस तरह से ये एक ओवरऑल एक बड़ा सबक देता है बांग्लादेश में जो अभी इस वक्त चल रहा है। आज हम बताते चलें कि शेख हसीना वाजिद जो कि वज़ीर आज़म बांग्लादेश, उनकी 15 बरस का जो इक़्तिदार था वो नौजवानों की तहरीक या कह लें कि अवामी तहरीक की नज़र हो गया। 300 से ज़ायद लोगों का खून जो है वो उनका इक़्तिदार ले डूबा। और अब ये देखने को आया कि शेख मुजीब की बेटी जो है वो वापस जाने पर जो है वो मजबूर होगी, और वापस गई भी तो कहाँ गई, भारत गई, और भारत में पनाह लिया। अब लंदन जाने के जो है वो ख्वाब देखे जा रहे हैं। खैर नाज़रीन, ये जो पूरा का पूरा माजरा था, ये जो कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ जो वहाँ की यूथ उठी, वहाँ के अवाम उठे, ये क्यों मसला पेश आया? और अगर हम बात करें कि शेख हसीना वाजिद जो कि 15 से 16 बरस उनके इक़्तिदार का एक टाइम पीरियड रहा, इकॉनमी कह लें चलें अगर बेहतर किया भी, तो उन्होंने जमहूरियत उस तरह से किसी को इजहार आज़ादी राय जो है वो ना मिल पाना, और ये जो एक बगावत हुई है, इससे क्या हमें क्या सबक मिलता है या ओवरऑल क्या पैगाम दिया गया है, इसी हवाले से नाज़रीन आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इस प्रोग्राम में बात करने के लिए पैनल हमारे साथ मौजूद है जावेद सिद्दीक साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन किया है। साथ ही जाहिद जंगवी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और ज़हीरुद्दीन बाबर साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद जावेद सिद्दीक साहब। जावेद साहब, पहले तो प्रोग्राम में खुश आमदी। जावेद साहब फरमाइएगा, ये बांग्लादेश में एक माह से जायद का जो है वो वक्त गुजर गया इस धरने को, और ये जो धरना एक कह लें, एहतजाज कह लें, ये इतना कामयाब रहा कि हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिए, और अभी फ़ौज ने कंट्रोल तो संभाल लिया है। अब आगे जो है वो मखलूत अबूरी हुकूमत का जो है वो बनाने का ऐलान भी किया है। ये पहले तो ज़रा मुआवजा बता दीजिएगा कि हुआ क्या, और ये तमाम चीज़ों के बीच में जो है यूथ का कितना जो है वो पार्टिसिपेशन रहा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये लावा एक अरसे से पक रहा था, और आपको पता है कि हसीना वाजिद 15 बरस से इक़्तिदार में थी, और उन्होंने अपना इक़्तिदार जमहूरी अंदाज में मुल्क को चलाने की बजाय आमराना तर्ज हुकूमत जो है उसको फ़रोग़ दिया। और वो ये भूल गई कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी, जुल्म, उनकी आज़ादी के राय को दबाना और ख़ास तौर पर अपोजिशन को क्रश करना, इसका रद्द अमल होता है। और ये बज़ाहिर जो है एक वाक़या था कि कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ तलबा बाहर निकला है, जो कि शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में शुरू किया था, कि जो पसमानदा इलाके हैं और वो लोग जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश बनाने में अहम किरदार अदा किया था, उनके बच्चों के लिए खुसूसी मुलाजमतों में खुसूसी कोटा रखा गया। सो इसके खिलाफ नौजवान जो उठ खड़े हुए, लेकिन ये एक वाकया था जो कि आप यूं समझ लें जिसने इसको ट्रिगर किया है, इसको इस सारी मूवमेंट को आगे लेके बढ़ा है। लेकिन इसके पीछे लावा पकड़ा था, अपोजिशन को वो क्रश कर रही थी, वो एक सेकुलर माइंड की थी, इस्लामी ज़हन रखने वाली जमातों को उन्होंने क्रश किया। जमात इस्लामी के लीडरों को चुन चुन कर उन्होंने फांसी चढ़ाया और उनको कैद किया, और आखिरकार जमात इस्लामी को बैन कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी। इसी तरह जो खालिदा ज़िया थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती थी, उनको गिरफ्तार करके एक अरसे से जेल में रखा हुआ है। तो अपोजिशन को क्रश किया, अपोजिशन को दबाया, और प्रेस की आज़ादी को सलब करने की कोशिश की। इंटरनेट और सोशल मीडिया का उन्होंने गला घोंट दिया था। ये वाक़यात जो है एक अरसे से इनके खिलाफ रद्द अमल जारी था, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान, इंडिया की बैकिंग, उनकी हमायत से वो जो हुकूमत कर रही थी आमराना तौर पर, उसके खिलाफ भी बांग्लादेश में रद्द अमल था। और इसलिए ये जो तलबा की तहरीक थी, इसने हसीना वाजिद की उस आमराना तर्ज हुकूमत को ख़त्म कर दिया। और आपने जैसे कहा कि 300 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, मारे गए, और हज़ारों ज़ख्मी हैं। और आपने देखा कि इस
फैमिली यानी हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें बंगला बंधु कहा जाता, बांग्लादेश के बानी थे, उनके मुजस्मे तोड़ दिए गए और क्रेनों के साथ उनको उखाड़ के बाहर फेंक दिया गया। तो ये नफरत का इतना गहरी नफरत का इजहार था इस फैमिली के लिए, जिसने ये समझ लिया था कि बांग्लादेश उनकी मिल्क की ख्वाहिशात, उनके मुतालबात, अवाम की जरूरियात, इसको बिल्कुल उन्होंने भूल कर फरामोश करके अपनी तरफ से एक और देखें फौज ने भी साथ नहीं दिया। फौज के सरबराह ने कहा जावेद साहब अभी फौज ठीक है फौज का किरदार और इससे आगे जो अबूरी हुकूमत बनने जा रही है इस हवाले से आपके रिव्यूज लेंगे। जाहिद जंगवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जंगवी साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद और बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जंगवी साहब बांग्लादेश में जो इनकलाब बर्पा हो गया है, अब नौजवान नस्ल जो है वो तहरीक लेकर आगे आई और हसीना साहिबा को जो है वो कहा कि खैराबाद कह दिया उनके जाने के बाद, उनके वालिद साहब के जैसे कि मुजस्मे तोड़े गए और एक बड़ी जो है ना तारीख रकम कर दी एक तरह से कह लें। आप क्या समझते हैं इन पूरे मामलात को, आप किस तरह से देखते हैं? जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश की सूरत हाल तो अब सबके सामने ही है जी। वहाँ पे जो कुछ हुआ, जो मामला हुआ और जैसे वो वहाँ की फौजी हुकूमत या वहाँ के आर्मी चीफ की मर्जी और मशावरत और इजाज़त से हसीना वाजिद जो है वो इंडिया फरार हुई और फिर वहाँ से अब उसका स्टेटस वो जो तारकीन वतन होते हैं ना वो वाला हो गया है। और शेख मुजीबुर रहमान ने एक तवील अरसा लोगों के वहाँ के लोगों के दिलों पे राज किया, लेकिन उसकी बेटी को ये क्रेडिट जाता है कि उसने अपने बाप का मुर्दा भी ख़राब किया और उसके गले में लोगों ने जूतों के हार भी पहनाए। और अच्छा इसमें ये चीज़ें हैं कि वो जो ताकत का बेमुहाबा इस्तेमाल है और बेतहाशा इस्तेमाल है वो कुछ अर्सा तो चल जाता है, लेकिन फिर हुक्मरान ख़ुद ज़लील और रुसवा होता है। तो वहाँ पे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और स्टूडेंट्स की बात ख़ास तौर पे है, ये बग़ैर किसी क़यादत के लोगों का रद्द अमल है। अच्छा इसमें जो बांग्लादेश में हुआ उसको वो तो सारे लोगों के सामने है और बाकी चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। ज़ाहिर है वहाँ पे अब मार्शल है और अगर उसका नाम एमरजेंसी या एमरजेंसी प्लस जिस तरह मुशर्रफ साहब ने यहाँ पाकिस्तान में रखा था, नाम आप कोई भी रख लें, लेकिन इस वक्त वहाँ पे फ़ौजी हुकूमत है और फ़ौजी हुक्मरानी है। सादा अल्फाज में बात इतनी है कि वहाँ की जो जमहूरियत है वो डीरेल हो चुकी है और वहाँ के जो लोग हैं उनकी मंशा और उनकी ख्वाहिश के बरक्स वहाँ का जो हुक्मरानी है वो अब किसी जमहूरी हुकूमत के पास नहीं है। वो इसी तरह के पपट किस्म के हुक्मरान होंगे जिस तरह पाकिस्तान में वो मुस्लिम लीग काफ बना के तो मुशर्रफ साहब ने एक तवील अरसा हुक्मरानी की थी, या वो कन्वेंशन या कौंसल लीग बना के अयूब खान ने हुक्मरानी की थी। सो अब ये बांग्लादेश में यही वाला मामला है। अलबत्ता इसमें देखने वाली बात, हमारे सोचने की बात ये है, दो से ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। पहले ये कि वहाँ उसका जो हसीना वाजिद का अंजाम जो है उससे हमारे हुक्मरानों, हमारी अशराफिया और हमारे जो ताकतवर लोग हैं उनको भी देखना, सोचना और समझना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारी आवाम को भी देखना, सोचना और समझना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि हमारे स्टूडेंट्स जिनकी ज़ुबानबंदी की गई, जिनकी यूनियंस पे पाबंदी लगाई गई थी ताकि उनमें सियासी शऊर डेवलप ना हो और वो अपने हकूक़ के लिए खड़े ना हो सके हों, उनको भी सोचना चाहिए। और फिर ये कि जो हालात बांग्लादेश में हुए हैं क्या वो पाकिस्तान में नहीं हो सकते, चूँकि वहाँ पे उसने अगरचे दोनों में मुमासलत उस तरह नहीं है 100%, लेकिन वहाँ की मईशत बहुत अच्छी है। हमारी मईशत का तो खैर हमारी तो कहीं मईशत है ही नहीं। वहाँ हुकूमत थी, हमारे यहाँ हुकूमत का कहीं उसका वजूद नहीं है सिवाय इसके कि जब प्रोटोकॉल लगता है या रूट लगता है या वज़ीर आज़म और वज़रा जो है झंडे वाली गाड़ियों में आवाम का खून नचोड़ने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ऐलानात करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये जो असरात होते हैं
وہ ضرور اڑوس پڑوس پہ اثر انداز ہوا کرتے ہیں. اور یہاں جس طرح افغانستان میں جو کچھ ہوا، اسی طرح جب چائنا میں کوئی تبدیلی آئے گی یا رشیا میں کوئی تبدیلی آئی یا انڈیا یا بنگلہ دیش میں آئے گی تو یا ایران میں آئی، تو یہ سارے جو ممالک ہیں قرب و جوار کے، وہ اپنے اثرات اور کچھ نہ کچھ جراثیم ضرور چھوڑتے ہیں. ہمارے پاکستانیوں کا صابن ذرا سلو ہے یہاں پہ، ذرا اپنے حقوق کے وقت لیے لگتا کھڑے ہے ہونے کا جنگی صاحب، رجحان کم وقت ہے. لگتا ہے، اور لیکن ہمارے یہاں کہیں پہ نہ یہ کہیں ہوا اگر ہم کرتا یہ تھا امید کر لیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی کوئی مثبت اثرات جو ہے نا، ہم سبق اچھا کوئی حاصل کر لیں. یہاں پر ظہیر الدین بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. ظہیر الدین بابر صاحب پروگرام میں خوش آمدید. ظہیر صاحب، جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ خیر کسی بھی ممالک میں، اگر ہم بیرونی ممالک کی بات کریں، وہاں پہ تو خیر جس طرح کا ایک کلچر ہے، جو ایک انوائرمنٹ ہے پولیٹیکل، اگر ہم سینیریو کی بات کریں تو وہ ہمارے پاکستان سے تو بڑا مختلف ہے. لیکن جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، تو جب وہاں پہ کوئی ایسا انقلابی صورتحال اگر دیکھنے کو ملے تو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سبق تو حاصل کر ہی لینا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں بنگلہ دیش کی صورتحال سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے براہ راست سبق ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حسینہ واجد نے جو بھی الیکشن کروائے اور اس کے نتیجے میں جس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی، وہ انہوں نے مینیج کیے. موجود ہے کہ ہمارے آج بھی انتخابات جو ہے وہ مینیج کیے جاتے ہیں اور پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے کہ کس نے جیتنا ہے اور کس نے ہارنا ہے. تو یہ اگر آپ گزشتہ کئی دہائیوں کے انتخابات دیکھ لیں تو آپ کو یہ صورتحال نظر آتی ہے. پھر ہم لوگ، ہمارے یہاں جو ایک بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں جو ابھی جو مماثلت ایک بار پھر کھل کے سامنے آئی ہے کہ حسینہ واجد نے جو انحصار ہے وہ اپنے ملک کے جو طاقتور حلقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس پر کیا تھا اور عوام کو انہوں نے نظر انداز کیا تھا. بلکہ جو آخری بیانات تھے اگر آپ ان کے وہ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ کچل دیا جائے ان باغیوں کو، دہشت گردوں کو، اس قسم کے انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے. اور پھر جب آپ دیکھیں کہ وہ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، بقول شاعر کہ آخری وقت میں جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہاں کی، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا حسینہ واجد سے، اور بلکہ انہوں نے اس بات کا کریڈٹ لینا شروع کر دیا کہ دراصل ہم نے ہی اس بحران کو حل کیا ہے. اور 45 منٹ کا ہم نے حسینہ واجد کو الٹیمیٹم دیا اور ان سے جناب ہم نے اقتدار لے کر اب ہم عبوری حکومت جو ہے وہ قائم کریں گے. مگر بنگلہ دیش میں جو سیاسی شعور ہے وہ پاکستان کی نسبت بہت زیادہ ہے. اور جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ 90% تقریباً وہاں پہ لٹریسی ریٹ ہے. نوجوان وہاں کا پڑھا لکھا ہے، وہ اپنے حقوق سے آگاہ ہے اور وہ سوشل میڈیا کی طاقت سے بھی وہ آگاہ ہے. لہٰذا انہوں نے رد عمل دیا. اور ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آئی، میں BBC دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے نوجوانوں جو طلبہ تنظیمیں ہیں، جو ان کے جو قائدین ہیں، انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، مسترد کر دیا کہ فوج جو ہے کوئی عبوری حکومت قائم کرے اور فوج کی ہدایات کی روشنی میں ہو. انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت جو پولیٹیکل وہاں پہ ویکیوم ہے یا جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ مزید اب شاید مزید گہرا ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر وہاں کی فوج جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتی اور وہ اس بات کا کریڈٹ بھی لیتی ہے اور اس چیز کو مینیج بھی کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو حسینہ واجد کے بعد اب فوج کا، بنگلہ دیش کی فوج کا اور وہاں کے جو طالب علم ہیں، جو وہاں کے عوام ہیں، ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے یقیناً اپنے حقوق کے لیے جو ہے آگے بڑھنا ہوگا. اچھا، ہمارے یہاں بھی آپ ایک تازہ مثال ہے آزاد کشمیر کی. آپ دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں جب وہ نکلے ہیں باہر تو وہاں کی جو تاجر تنظیمیں ہیں وہ سامنے آئی. اور اس میں یہ مواصل موجود ہے کہ اگر بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ سامنے آئے تو جو آپ کے آزاد کشمیر میں جو تاجر ہے وہ سامنے آئے اور انہوں نے خود کو منوایا اور جو حکومت ہے وہاں کی، اس کے بعد انہوں نے بجلی کے ریٹس اور دیگر جو مراد تھی اس کا اعلان کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات، یہ جو سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں یہ جو مینیج کرنا ہے نا لوگوں کو، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور اگر آپ پاور کوریڈور چند لوگوں پر انحصار کرتے ہیں، جیسے حسینہ واجد نے کیا، جیسے آزاد کشمیر میں ہوا کہ جناب یہ جماعتیں ہم نے مینیج کر لی ہیں، بیوروکریسی ہم نے مینیج کر لی ہے،
तो ये हमारे साथ चलेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ भी आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में भी जो सूरत हाल आपको नजर आ रही है, गुज़श्ता रोज जो अभी चंद हफ्ते कबल ही बन्नू में जो वाकयात हुए हैं, तो क्या ये बात बिल्कुल तय है कि जब लोग एक बात का फैसला कर लें तो फिर कोई शनाख्त की जरूरत उनको नहीं होती, कोई वो शेल्टर नहीं मांगते कि जनाब फलां पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ेगी और फलां होगा, फलां शख्सियत आगे बढ़ेगी। लोग फिर मैसेज की शक्ल में जो है वो सामने आते हैं। तो मैं ये बिल्कुल जो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान में आज नहीं तो कल आपको ऐसे हालात नजर आएंगे। पाकिस्तान के हालात, हम उधर आगे बढ़ रहे हैं। और आप अगर इसमें देखें तो हसीना वाजिद की हुकूमत ने भी 2018-17 में भी इस किस्म के जो इंतजाज था उसको क्रश कर दिया था। पाकिस्तान में हम इस तरह के करते चले आ रहे हैं कि हम भी क्रश कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये मेरे ख्याल में ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा। आप 2 साल कर लेंगे, आप 3 साल कर लेंगे, आप 4 साल कर लेंगे, मगर अल्टीमेटली जो लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान में बेचैनी है, आज़ाद कश्मीर के लोगों में बेचैनी है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है, पंजाब के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं इसके जरासीम नजर आते हैं, सराइकी बेल्ट आप देख लें, यानी पूरे मुल्क में ओवरऑल आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा इंतज़ाम है जिसको आप कहते हैं उस पर लोग नाला हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि ये उन पर मुसल्लत किया गया है और ये जो निज़ाम है ये उनको कोई नुमाइंदगी का हक अदा नहीं कर रहा। तो जिसको आप बगावत कहते हैं, यानी बगावत इस सेंस में कि इंतजाम के खिलाफ बगावत, हुकूमत के खिलाफ बिल्कुल ठीक कहा ज़हीर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बगावत है ना कि सिस्टम के खिलाफ बगावत कर लें और ऐसे इनकलाब बर्पा करें कि किसी चीज़ को नहीं मानना, अब हमारे मुतालबात मानो, इस जो है ना वो स्टेज तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो जंगी साहब, मेरा ज़रा आपसे ये सवाल है, अगर आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी कहीं आगे जाके ऐसा कोई सूरत हाल देखने को अगर मिलता है तो उसके लिए अभी से चूंकि तैयारियां करनी है, तो आप क्या समझते हैं जो हमारे अदारे हैं या जो हुकूमत है उनको करना क्या चाहिए? असल में एक तरफ तो वो कहते हैं हमारी भी मजबूरियां हैं, तो अपनी मजबूरियों को देखते हुए आवाम को कैसे रिलीफ दें? जब आप कहीं भी किसी सोसाइटी में लोग बाहर आते हैं तो फिर ये जो आप कहते हैं ये इस कानून को इसके खिलाफ नहीं जाना, उसके खिलाफ नहीं जाना, मेरे ख्याल में फिर इन चीज़ों की एहतियात नहीं होती। जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, इनकलाब आता है तो फिर इनकलाब यही आता है, उसमें कोई चीज़ मुकद्दस नहीं रहती, किसी के खिलाफ किसी को रियायत नहीं दी जाती। अच्छा ज़हीर साहब, हजूम होता है और ज़हीर साहब मुझे कि क्राउड की एक अपनी नफ्सियात आप ठीक कह रहे हैं, मुझे इजाज़त दें, एक सवाल आपसे ये करना है। देखें, बांग्लादेश में बड़ा वाजिया था कि गलत काम कौन कर रहा है, नाइंसाफ़ियाँ कौन कर रहा है, और ये जो अपनी एक हुक्मरानी कि भाई एक मैं ही हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं है और बाकी तमाम निज़ाम का बेड़ा गर्क करना, ये साफ वाज़े नज़र आ रहा था। और इसी तरह देखा देखी तलबा तंजीमों ने और अवाम ने भी कहा कि पकड़ना है तो फिर वज़ीर आज़म को पकड़ो, ठीक है। और ये उन्होंने एक तहरीक पूरा चला लिया, महीना उनको ये लगा, महीने से ज़्यादा का अरसा है, इसमें उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी, शहीद हुए, ज़ख्मी हुए। लेकिन कश्मीर में भी वाज़िया था कि भाई बिजली जो है वो उसकी कीमत कम करनी है, किसने कम करनी है और कहाँ से कम करना है, ये वाज़िया था। अब पाकिस्तान में ये सिचुएशन है ज़हीर साहब कि अगर हम अपोजिशन को बोलें, वो कहते हैं हम तो इक़्तिदार में ही नहीं है, तो जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनसे जाके जो है वो उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं भाई हमने क्या ही करना है, ये अदारे जो है वो जिन्होंने कीमतें बढ़ानी है, कम करनी है। देखें अभी IPPs का मामला देख लें, इसके अलावा ओगरा अपनी कीमतें कोई मुख्तस कर रहा है, तो ये इल्ज़ामात एक दूसरे के कंधों पे फेंक देते हैं और अगर कोई ना मिले तो IMF को कहते हैं IMF की वजह से ये तमाम मामला चल रहे हैं, हमारा कसूर नहीं है। देखिए ये जो वैक्यूम है ना, अभी आपने बात की है, हमारे यहाँ जो हुकूमत है और अपोजिशन है वो गठजोड़ है उसका, वो आपस में मिले हुए हैं, वो एक दूसरे का जिसको आप म्यूजिकल चेयर कहते हैं ना, खेल वो खेला जाता है कि वो गेंद एक दूसरे पर फेंकी जाती है और फिर आखिर में IMF फेंक दिया जाता है। IMF की एक खातून औरत का जो स्टेटमेंट था जिम्मेदार का, उसका आपने सुना होगा, उन्होंने कहा जी हमने बिल्कुल ये नहीं कहा कि गरीब आदमी पर टैक्स लगाया जाए। आज हमारे यहाँ मुल्क की जो अशराफिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जागीरदार है, जो सरमायादार है, जो आप देख लें, जो ताकतवर लोग हैं उनकी सूरत हाल देख लें, उनको जो दी की मराहत है वो देख लें, और जो अपोजिशन है, अपोजिशन मिली हुई है, हुकूमत और अपोजिशन का ये गठजोड़ है, ये जो मौजूदा इंतजाम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, यही खिलाफ करता है। देखें वहां पर भी अपोजिशन थी बांग्लादेश में और उसने उस तरह से अपना वो क्रश कर दिया, हसीना वाजिद ने उसको जो है वो कब्जे में ले लिया, जैसे भी आप कह लें, वो बेबस हो गई है। फिर लोगों ने किया, पाकिस्तान में जो सूरत हाल इस तरह से बनती है
हमें नजर आ रही है कि हमारे यहाँ जो अपोजिशन है वो भी हुकूमत के साथ है, हुकूमत अपने साथ है, हुकूमत अपनी मराहत बढ़ा रही है। जैसे आप जानते हैं कि मौजूदा बजट में वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा बढ़ा है, ऐवान सदर का बढ़ा है, जो मेंबरान कौमी सूबाई सब ये उनका बढ़ा है, और महज एक स्टेटमेंट दे दी गई है कि किसी को बिजली फ्री नहीं दी जाती, जो पावर डिवीजन है उसके जरिए आ गई। हकायक इसके बरक्स है। हकायक के हम ये जानते ही नहीं है कि हमारे जो अशराफिया है इसके अखराजात क्या है, पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है, जो माजी में इकदाम उठाए गए वो कहाँ पर हुआ है। हमारे यहाँ सूरत हाल की बदतरीन का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो मकामी हुकूमतों का निज़ाम है वो हमारे यहाँ नहीं है। दुनिया भर में कहीं भी जमहूरियत है, हमारे यहाँ तो कहने को तो वैसे जमहूरियत है ही नहीं है हकीकी मायनों में, कि आप जमहूरियत में ये होता है कि जो लोकल बॉडी सिस्टम हुआ करता है वो होता है ताकि लोगों के मसाइल हल हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कश्मीर का जैसे अभी आपने जिक्र किया, यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। आपके जो खैबर पख्तूनख्वा है, जो बलूचिस्तान है, उसमें तो कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर है। पंजाब में भी किसी हद तक है, दूर सिंध आप जाए वहाँ भी आपको सूरत हाल ऐसी मतलब है कि नजर आती है। हमारे लोग जानते हैं, और हमारा जो आम आदमी है, अगर आप किसी भी सड़क पर जाते हुए आदमी शख्स से पूछें कि उसको अपोजिशन या हुकूमत से उम्मीद है, तो वो बिल्कुल नहीं उम्मीद है, ये हमारे नुमाइंदे हैं ही नहीं है। मतलब ये बात इस बात पे कन्विंस हो गए हैं कि जैसे अभी आप देखते हैं कि खुदकुशियां हो रही हैं। एक औरत ने गुजरावाला में जो 10,000 रुपए जो उसके इलाज के लिए रखा था, उसका जो बिल में दिया तो उससे खुदकुशी कर ली है। इसी तरह गुजरावाला में भी एक बड़े भाई ने जो है वो छोटे भाई को कत्ल कर दिया बिल की वजह से। पाकिस्तान में ये हालात हो रहे हैं, और आम आदमी का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो मौजूदा इंतजाम है इसमें उसकी कोई जगह नहीं है। ये खवास के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ये जो खवास है उन्होंने उनका ये गठजोड़ है, इसमें उसके लिए कुछ भी नहीं है, ना उसको इंसाफ मिल रहा है, ना देखिए ये टैक्स की बात की जाती है हमारे यहाँ। आप ये बताएं कि ना आपको तालीम के मामले में कुछ सहूलत है। तालीम में बच्चे आपने प्राइवेट स्कूल में जाना है, जब आपने इलाज करवाना है तो आपने प्राइवेट जाना है, जब आपने सिक्योरिटी गार्ड रखना है तो आपने उधर रखना है, सिक्योरिटी कैमरे आपने लगाने हैं। निज़ाम इंसाफ की हालत देख ले, 20-20 साल से मुकदमात की भरमार है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपकी जो रियासत है, ये हुकूमत है, वो आइसोलेट है आपसे, पाकिस्तान के अवाम से वो बिल्कुल आइसोलेट है। उसका कोई सरोकार नहीं है कि जो जिधर जाता है जाने दे, उसने अपने इंटरेस्ट को करना है। तो यही जो सूरत हाल है, ये दरअसल जो इनकलाब जिसको आप एहतजाज कह ले हैं, जिसको जो भी आप नाम ले, वो लोगों के बाहर निकलने की वजह बन सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुमासलत ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो अगर कुछ सूरत हाल खराब थी तो 70% 75% तो हम भी पहुँच गए हैं इस हद तक कि हमारे यहाँ जो सिचुएशन है वो इस तरह गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल ठीक ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन, जैसे कि हमारे मौजूद मेहमानों ने कहा कि वक्त लगता है तब्दीली के लिए, लेकिन जब एक दफ़ा तब्दीली आ जाए तो बहुत बड़ा जो है वो एक सदमा कह लें, और एक वक्त का तकाजा भी है कि चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ तब्दील होती हैं। और ऐसी तब्दीली जिसका नतीजा इनकलाब हो, जिसका नतीजा एहतजाज, धरने, और इस सूरत में जो है वो बहुत बड़ी कुर्बानियाँ चूँकि देनी भी पड़ती हैं। क्या सवाल तो ये नाज़रीन कि क्या पाकिस्तानी अवाम भी ऐसी कोई कुर्बानी या ऐसे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, या फिर ये जो एक हुकूमती शाख खर्चियों का एक जो बोझ है वो अपने सरों पे, अपने कंधों पे रखे आगे चलेगी? ये नाज़रीन सवाल आप लोगों के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।